नमस्कार। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक को समझने वाले हैं, कॉन्ट्रास्ट एनहांस्ड एमआरआई ब्रेन का पूरा सीक्वेंस। इसमें हम एमआर एंजियोग्राफी यानी एमआरए और एमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी यानी एमआरएस, इन दोनों को भी शामिल करेंगे। ये जानकारी खास तौर पर रेडियोलॉजी के स्टूडेंट्स और टेक्नीशियंस के लिए बहुत ही काम की है। तो एक सवाल मन में आता है, क्या एक ही स्कैन में ब्रेन की पूरी जांच हो सकती है? और इसका जवाब है जी हाँ, बिल्कुल। ये जो कंबाइंड प्रोटोकॉल है, ये हमें ब्रेन के स्ट्रक्चर, उसके ब्लड फ्लो और यहाँ तक कि उसकी केमिस्ट्री की भी एक पूरी तस्वीर देता है। मतलब एक ही बार में सारी जानकारी मिल जाती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फाउंडेशनल स्कैन्स की। ये वो शुरुआती सीक्वेंसेस हैं जो बिना कॉन्ट्रास्ट के लिए जाते हैं, और ये ब्रेन का एक बेसिक एनाटॉमिकल नक्शा बनाने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो सबसे पहला कदम है लोकलाइजर, जिसे हम स्काउट इमेज भी कहते हैं। अब ये क्या है? इसे ऐसे समझिए जैसे कहीं जाने से पहले हम जीपीएस सेट करते हैं ना, बस ये वही काम करता है। ये हमें एक्सियल, कोरोनल और सैजिटल तीनों प्लेन्स में शुरुआती इमेजेस देता है, ताकि हम आगे के डिटेल स्कैन की प्लानिंग ठीक से कर सकें। इसके ठीक बाद आता है T1 वेटेड इमेज या T1WI। ये सीक्वेंस ब्रेन के फिजिकल स्ट्रक्चर, मतलब उसकी एनाटॉमी को देखने के लिए बेस्ट है। इसमें जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड यानी CSF होता है, वो डार्क दिखता है और फैट ब्राइट, जिससे एक बहुत ही क्लियर स्ट्रक्चरल मैप तैयार होता है। अब बात करते हैं T2 वेटेड इमेज यानी T2WI की। जहां T1 हमें एनाटॉमी दिखा रहा था, वहीं T2 का काम है पैथोलॉजी यानी बीमारी को पकड़ना। इसमें पानी वाली जगहें जैसे कोई सूजन हो या कोई घाव, वो सब चमकदार सफ़ेद दिखती हैं। इससे कोई भी गड़बड़ी तुरंत नज़र में आ जाती है। और T2 का ही एक और एडवांस्ड वर्जन है फ्लेयर सीक्वेंस। इसकी खासियत यह है कि ये CSF से आने वाले सिग्नल को दबा देता है, मतलब उसे गायब कर देता है। इसका फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि पानी वाली जगहों के पास जो घाव होते हैं, जैसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस के प्लैक्स, वो बहुत ही साफ दिखने लगते हैं। ये T2 इमेज को एक तरह से क्लीन अप कर देता है। अब हम एक बहुत ही क्रिटिकल सीक्वेंस पर आते हैं, डिफ्यूजन वेटेड इमेजिंग या DWI। अक्यूट स्ट्रोक को पकड़ने के लिए ये सबसे ज़रूरी सीक्वेंस है। ये स्ट्रोक को उसकी एकदम शुरुआती स्टेज में ही पहचान सकता है, जो किसी की जान बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा, DWI के साथ हमेशा एक ADC मैप भी लिया जाता है। ये मैप कंफर्म करने में मदद करता है कि पानी की मूवमेंट में सच में कोई रुकावट है या नहीं। इसी से एक्यूट इन्फार्क्ट की पुष्टि होती है। आसान भाषा में कहें तो DWI प्रॉब्लम दिखाता है और ADC उसे कंफर्म करता है। इस पहले हिस्से का आखिरी सीक्वेंस है GRE या SWI। ये सीक्वेंस खून के प्रति बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। इसका मतलब ये ब्रेन में किसी भी तरह की ब्लीडिंग, छोटे छोटे माइक्रोब्लीड्स और यहाँ तक कि कैल्सिफिकेशन का पता लगाने के लिए परफेक्ट है। तो अब जब ब्रेन का बेसिक नक्शा तैयार हो गया है, तो चलिए एक कदम आगे बढ़ते हैं और कुछ खास जांचों को देखते हैं। इस हिस्से में हम सिर्फ एनाटॉमी से आगे जाकर ब्रेन के फंक्शन और उसकी केमिकल बनावट को एनालाइज करेंगे। तो सबसे पहले चलिए ब्रेन के हाईवे यानी उसकी खून की नसों की जांच करते हैं। और इसके लिए जो स्पेशल टूल हम इस्तेमाल करते हैं, वो है एमआरए एंजियोग्राफी, जिसे शॉर्ट में एमआरए कहते हैं। एमआरआई की जो स्टैंडर्ड टेक्निक है, उसे कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट या TOF एमआरआई। और इसकी सबसे अच्छी बात क्या है? ये बिना किसी कॉन्ट्रास्ट इंजेक्शन के ब्लड फ्लो को दिखा सकती है। ये असल में बहते हुए खून को डिटेक्ट करके काम करती है, जिससे हमें आर्टरीज का एक क्लियर मैप मिल जाता है। खून की नसें देखने के बाद अब बारी है ब्रेन की फैक्ट्रियों को एनालाइज करने की। इसके लिए हम यूज करते हैं MRS स्पेक्ट्रोस्कोपी या MRS। ये एक कमाल की टेक्निक है जो ब्रेन के किसी एक खास हिस्से की केमिकल बनावट का पूरा एनालिसिस कर सकती है। अब ये MRS बताता क्या है? ये बहुत ही दिलचस्प है। ये हमें कुछ खास केमिकल्स या मेटाबोलाइट्स का लेवल बताता है। जैसे अगर NAA कम हो रहा है तो मतलब न्यूरॉन्स को नुकसान हो रहा है। वहीं अगर कोलिन बढ़ गया तो ये ट्यूमर की एक्टिविटी की तरफ इशारा हो सकता है। और अगर लैक्टेट बढ़ा हुआ मिले तो इन्फेक्शन या नेक्रोसिस हो सकता है। ये जानकारी ट्यूमर को दूसरी बीमारियों से अलग पहचानने में बहुत मदद करती है। और अब हम स्कैन के सबसे ज़रूरी मोड पर आ गए हैं, कॉन्ट्रास्ट का इस्तेमाल। ये वो हिस्सा है जहां हम कॉन्ट्रास्ट डाई इंजेक्ट करते हैं, ताकि छुपी हुई बीमारियों को भी उजागर कर सकें और देख सकें कि डायग्नोसिस पर इसका क्या असर होता है।
और ये स्लाइड कॉन्ट्रास्ट की ताकत को बहुत अच्छे से दिखाती है। देखिए, एक तरफ है प्लेन एमआरआई जो बस बेसिक स्ट्रक्चर दिखाती है, लेकिन दूसरी तरफ कॉन्ट्रास्ट देने के बाद, जिसे हम CEMRI कहते हैं, एक्टिव ट्यूमर, इन्फेक्शन और सूजन जैसी चीजें एकदम चमकने लगती हैं। इससे उन्हें पहचानना बहुत आसान हो जाता है। तो कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट करने के बाद हम T1 इमेज को फिर से तीनों प्लेन्स एक्सियल, कोरोनल और सैजिटल में लेते हैं। इन्हें कहते हैं T1 पोस्ट कॉन्ट्रास्ट सीक्वेंस। हमारा मकसद ये देखना होता है कि कौन कौन से एरिया कॉन्ट्रास्ट को पकड़ रहे हैं और लाइट अप हो रहे हैं। इससे हमें ट्यूमर कितना फैला है और कितना एक्टिव है, इसका पता चलता है। चलिए, अब जब हमने सारे अलग अलग हिस्सों को समझ लिया है, तो इन सबको एक साथ जोड़कर देखते हैं कि ये पूरा का पूरा स्कैन एक सही क्रम में कैसे किया जाता है। तो ये रहा पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोटोकॉल। सबसे पहले नंबर 1, लोकलाइजर से स्कैन की प्लानिंग होती है। इसके बाद स्टेप 2 से लेकर 6 तक हम फाउंडेशनल स्कैन्स करते हैं, T1, T2, फ्लेयर, DWI और GRE। इनसे बन जाता है ब्रेन का बेसिक मैप। फिर स्टेप 7 और 8 पर आती हैं MRI और MRS जैसी खास जांचें, अगर जरूरत हो तो। और फिर आता है गेम चेंजर, स्टेप 9, कॉन्ट्रास्ट इंजेक्शन। और सबसे आखिर में 10 से 12 तक हम कॉन्ट्रास्ट देने के बाद तीनों प्लेन्स में T1 इमेज लेते हैं, जिससे असली प्रॉब्लम उजागर हो जाती है। प्रोटोकॉल तो हमने जान लिया, लेकिन कुछ प्रैक्टिकल टिप्स भी हैं जो ये पक्का करती हैं कि हमें बेस्ट क्वालिटी की डायग्नोस्टिक इमेजेस मिले। तो चलिए कुछ ज़रूरी बातों पर एक नज़र डालते हैं। इस पूरे स्कैन में आमतौर पर करीब 30 से 45 मिनट का वक्त लगता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये टाइम कैसे बटा हुआ है। प्लेन MRI में लगते हैं करीब 15 से 20 मिनट, MRA और MRS में 5 से 10 मिनट हर एक में, और कॉन्ट्रास्ट स्टडी में लगभग 10 मिनट और लगते हैं। यहाँ 4 बहुत ही ज़रूरी प्रैक्टिकल बातें हैं जिन्हें हमेशा याद रखना चाहिए। पहली, पेशेंट बिल्कुल भी हिले नहीं, इसका पूरा ध्यान रखना है। दूसरी, अच्छी क्वालिटी की इमेज के लिए सही प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। तीसरा, MRA और MRS हर केस में नहीं बल्कि ज़रूरत के हिसाब से ही करें। और चौथी, सही डायग्नोसिस के लिए कॉन्ट्रास्ट देने का टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? सबसे अहम बात क्या है जो हमें समझनी है? सबसे अहम बात यह है कि ये पूरा प्रोटोकॉल सिर्फ स्ट्रक्चर ही नहीं बल्कि ब्लड फ्लो और ब्रेन की केमिस्ट्री, तीनों चीज़ों का एनालिसिस करता है। और जब ये सारी एडवांस्ड इमेजिंग टेक्निक्स एक साथ मिलती हैं तो डायग्नोसिस बहुत ज़्यादा सटीक हो जाता है, जिससे डॉक्टर्स को पेशेंट की कंडीशन की एक पूरी और साफ तस्वीर मिलती है। उम्मीद है ये जानकारी आपके काम आएगी। धन्यवाद।